हेलो मेरे दोस्त। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कोई किसी मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठाता, कोई आपकी बात नहीं करता और कोई बड़े फैसले लेने के लिए लोगों को एक साथ नहीं लाता। तो वो देश कैसे चलेगा? नियम कौन तय करेगा? आप शायद सरकार के बारे में सोचोगे, है ना? पर सरकार कौन बनाता है? लोगों को अपने नेता चुनने में मदद कौन करता है? इसका जवाब है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। पिछले 100 सालों से ये राजनीतिक दल पूरी दुनिया में हर जगह फैल गए हैं। आज ऐसा कोई देश खोजना लगभग नामुमकिन है जहां ये पॉलिटिकल पार्टीज न हों। तो मेरे दोस्त, आज के इस सफ़र में हम इन्हीं राजनीतिक दलों के बारे में सब कुछ पता लगाने वाले हैं। हमें इनकी ज़रूरत क्यों है, इनका गेम प्लान क्या होता है और इन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चलो शुरू करते हैं। एक राजनीतिक दल को चेन्नई सुपर किंग्स या मुंबई इंडियंस जैसी टीम समझो। ये ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो एक साथ इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास एक जैसी सोच होती है कि टीम बनकर खेल को कैसे जीतना है। ठीक वैसे ही राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह है जो इस बारे में एक जैसी सोच रखते हैं कि समाज को कैसे चलाया जाना चाहिए। उनका मुख्य लक्ष्य चुनाव लड़ना होता है, यानी बड़ा वाला टूर्नामेंट, और उसे जीतना ताकि उन्हें सत्ता मिल सके और वे अपनी सोच को हकीकत में बदल सकें। हर पार्टी का एक गेम प्लान होता है, एक खास रणनीति की किताब यानी स्ट्रेटजी बुक। इस किताब में उनकी नीतियां और कार्यक्रम होते हैं। जैसे एक पार्टी कह सकती है, हमारा मुख्य प्लान सबके लिए बेहतर सड़कें और अस्पताल बनाना है। वहीं दूसरी पार्टी कह सकती है, हमारा मुख्य ध्यान अपने किसानों की मदद करना और ज़्यादा नौकरियां पैदा करना है। वे हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका गेम प्लान ही भारत के लिए सबसे अच्छा है। अब मेरे दोस्त, आप जानते हो ना कि कैसे कुछ लोग किसी एक टीम के पक्के वाले फ़ैन होते हैं। एक मुंबई इंडियंस का फ़ैन हमेशा यही कहेगा कि रोहित शर्मा ही बेस्ट है, चाहे कुछ भी हो जाए। वे अपनी टीम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। इसी को पक्षपात, पार्टिजनशिप कहते हैं। एक राजनीतिक दल समाज के एक हिस्से और उसकी सोच का प्रतिनिधित्व करता है। इसे उसके गेम प्लान, नीतियों और इस बात से जाना जाता है कि वह किन फैंस लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बोलता है। हर राजनीतिक दल के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। यह एक बिल्कुल संतुलित टीम की तरह है। एक, नेता, द लीडर्स। ये वे जाने पहचाने चेहरे हैं जिन्हें आप देखते हो, जो पार्टी को रास्ता दिखाते हैं और बड़े फैसले लेते हैं। 2, सक्रिय सदस्य, द एक्टिव मेंबर्स। इन्हें आप टीम के बाकी खिलाड़ियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ की तरह समझ सकते हो। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, रैलियां आयोजित करते हैं, लोगों से बात करते हैं और ये पक्का करते हैं कि टीम की रणनीति ज़मीन पर काम करे। 3, समर्थक, द फॉलोअर। ये वे अनगिनत नागरिक हैं जो पार्टी की सोच में विश्वास करते हैं और उनका समर्थन करते हैं, अक्सर चुनावों में उन्हें वोट देकर। ये तीनों हिस्से मिलकर एक राजनीतिक दल को सच में बहुत शक्तिशाली बनाते हैं। ठीक है, तो हम ये तो जान गए कि पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी टीमों की तरह हैं, लेकिन ये राजनीतिक दल असल में करते क्या हैं? उनका काम क्या है? मेरे दोस्त, वे एक साथ कई काम करने में माहिर होते हैं। उनके पास 1, 2 नहीं बल्कि 7 सुपर पावर हैं जो हमारे लोकतंत्र को चलाती हैं। चलो उन्हें देखते हैं। सुपर पावर नंबर 1, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। ये उनका सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी काम है। सोचो कि चुनाव वर्ल्ड कप का फाइनल है। राजनीतिक दल उन चयनकर्ताओं, सिलेक्टर्स की तरह हैं जो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार चुनते हैं। अगर पार्टियां न हों तो हर उम्मीदवार एक निर्दलीय, इंडिपेंडेंट होगा। हजारों लोगों में से किसी एक को चुनना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। पार्टियां इसे आसान बना देती हैं। भारत में टीम के चयनकर्ताओं की तरह आमतौर पर बड़े नेता ही उम्मीदवारों को चुनते हैं। सुपर पावर नंबर 2, राजनीतिक दल नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। किसी रेस्टोरेंट में जाने के बारे में सोचो। आपको एक मेन्यू मिलता है जिसमें अलग अलग डिशेज होती हैं, है ना? गुजराती थाली,
साउथ इंडियन थाली, पंजाबी थाली, हर एक में अलग अलग तरह के पकवान होते हैं। राजनीतिक दल भी कुछ ऐसा ही करते हैं। वे लोगों के हजारों अलग अलग विचारों और मांगों को लेते हैं और कुछ साफ सुथरे मेन्यू, जिन्हें हम नीतियाँ और कार्यक्रम या पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स कहते हैं, को तैयार करते हैं। इससे हम मतदाताओं के लिए यह चुनना आसान हो जाता है कि देश के लिए कौन सा मेन्यू सबसे अच्छा है। सुपर पावर नंबर 3, राजनीतिक दल हमारे कानून बनाने में मदद करते हैं। हमारे देश के लिए नए कानून संसद, पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं, लेकिन संसद में कौन होता है? ज़्यादातर अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य। इसलिए जब किसी नए कानून पर वोट देने का समय आता है, मान लो बेहतर स्कूलों के लिए एक कानून, तो पार्टी के नेता अपनी टीम के सदस्यों को निर्देश देते हैं। भले ही किसी सदस्य की अपनी व्यक्तिगत राय थोड़ी अलग हो, वे आमतौर पर टीम की रणनीति का ही पालन करते हैं ताकि कानून उनकी पार्टी की सोच के अनुसार पास हो सके। सुपर पावर नंबर 4, राजनीतिक दल सरकार बनाते और चलाते हैं। जब कोई पार्टी चुनाव जीतती है तो यह IPL ट्रॉफी जीतने जैसा है। जीतने वाली टीम को सरकार बनाने का मौका मिलता है। वे अपने सबसे अच्छे और सबसे अनुभवी नेताओं को चुनते हैं और उन्हें मंत्री बनाते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री या रेल मंत्री। फिर ये मंत्री देश को उसी गेम प्लान के अनुसार चलाते हैं जिसका उन्होंने चुनाव के दौरान हमसे वादा किया था। सुपर पावर नंबर 5, दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। जो पार्टियां चुनाव नहीं जीतती, उनका क्या होता है? क्या वे बस गायब हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं। वे विपक्ष, ऑपोजिशन के रूप में एक बहुत ही ज़रूरी भूमिका निभाते हैं। अगर सरकार कोई गलती करती है या कोई खराब नीति बनाती है, तो विपक्ष का काम उनकी आलोचना करना, उनसे मुश्किल सवाल पूछना और यह पक्का करना है कि सत्ता में बैठी पार्टी हमेशा चौकन्नी रहे। वे हमारे लोकतंत्र के पक्के पहरेदार हैं। सुपर पावर नंबर 6, दल जनमत, पब्लिक ओपिनियन तैयार करते हैं। राजनीतिक दल लोगों से ज़रूरी मुद्दों पर बात करवाने में माहिर होते हैं। वे रैलियां करते हैं, विरोध प्रदर्शन आयोजित करते हैं और लोगों की समस्याओं को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। किसी बड़े मुद्दे के बारे में सोचो, जैसे हमारी नदियों को बचाना या शहरों के ट्रैफिक को सुधारना। पार्टियां बड़े बड़े आंदोलन शुरू कर सकती हैं, जिससे न्यूज़ चैनलों से लेकर आपके परिवार के सदस्यों तक हर कोई उस विषय पर चर्चा करने लगता है। वे जनमत, पब्लिक ओपिनियन को एक दिशा देने में मदद करते हैं। सुपर पावर नंबर 7, दल सरकार तक पहुंचने के लिए हमारा पुल है। एक आम इंसान के लिए यह शायद सबसे ज़रूरी सुपर पावर है। सोचो कि आपके गांव को एक नए पानी के पंप की ज़रूरत है। शहर के किसी बड़े सरकारी दफ्तर में जाना मुश्किल हो सकता है ना? लेकिन आप शायद अपने इलाके के पार्टी नेता को जानते हो, जो पास में ही रहता है। उनके पास जाकर एक कप चाय पीना और अपनी समस्या बताना ज़्यादा आसान है। ये स्थानीय नेता हमारे और सरकार के बीच एक पुल का काम करते हैं, और क्योंकि पार्टियों को जीतने के लिए हमारे वोटों की ज़रूरत होती है, इसलिए उन्हें हमारी ज़रूरतें सुननी पड़ती हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम अगले चुनाव में उन्हें वोट न देकर बाहर कर सकते हैं। यही तो हमारी ताकत है। तो आपने देखा, उम्मीदवारों को चुनने से लेकर हमारी आवाज़ बनने तक, ये 7 सुपर पावर दिखाती हैं कि राजनीतिक दल कितने ज़रूरी हैं। वे इंजन हैं जो हमारे पूरे लोकतंत्र को चलाते हैं। मेरे दोस्त, हमने राजनीतिक दलों की 7 सुपर पावर देखी, लेकिन क्या हो अगर वे सब अचानक गायब हो जाएं? पार्टियों के बिना एक देश की कल्पना करो। एक ऐसे चुनाव की कल्पना करो जहां हर एक उम्मीदवार निर्दलीय खिलाड़ी, कोई टीम नहीं, कोई जर्सी नहीं, कोई साझा गेम प्लान नहीं। क्या होगा? हर उम्मीदवार सिर्फ अपनी छोटी सी गली या कॉलोनी के लिए ही वादे करेगा। मैं इस कोने की स्ट्रीट लाइट ठीक करवा दूंगा, या मैं ये पक्का करूंगा कि हमारे पड़ोस का पार्क साफ रहे। ये बहुत अच्छा है, लेकिन पूरे देश के लिए बड़े वादे कौन करेगा? मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाले एक नए हाईवे बनाने या भारत के हर छात्र को लैपटॉप देने की योजना के बारे में कौन बात करेगा? हर कोई बस अपनी पहेली के छोटे से टुकड़े को ही देख रहा होगा।
अगर किसी तरह सरकार बन भी गई तो भी चुने हुए सदस्य सिर्फ अपने स्थानीय इलाके की परवाह करेंगे। टीम इंडिया की जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं। यह एक कबड्डी टीम की तरह होगा जहां सातों खिलाड़ी बस खड़े हैं और रेडर को पकड़ने के लिए कोई मिलकर काम नहीं करता। टीम हर बार हार जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज का एक छोटा रूप हम अपने गांवों में देखते हैं। कई पंचायत चुनावों में पार्टियां आधिकारिक तौर पर लड़ाई में शामिल नहीं होती हैं। लेकिन होता क्या है, गांव वाले जानते हैं कि कुछ भी करवाने के लिए उन्हें एक टीम की ज़रूरत है। इसलिए वे अपने छोटे छोटे समूह बना लेते हैं और हर समूह अपने उम्मीदवारों की एक टीम खड़ी करता है। ये ठीक वही है जो एक पार्टी करती है, बस छोटे पैमाने पर। यही कारण है कि राजनीतिक दल हर जगह हैं, सबसे बड़े देशों से लेकर सबसे छोटे द्वीपों तक। जैसे जैसे समाज बड़े होते गए, हम सब एक जगह इकट्ठा होकर फैसले नहीं ले सकते थे। हमने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए लोगों को चुनना शुरू किया। इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन हमें एक ऐसे तरीके की ज़रूरत थी जिससे करोड़ों लोगों के अलग अलग विचारों को इकट्ठा किया जा सके। हमारे सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को एक साथ लाकर एक स्थिर सरकार बनाई जा सके। और सरकार की योजनाओं का समर्थन करने या उन्हें चुनौती देने के लिए एक व्यवस्था हो। राजनीतिक दल यह सब करते हैं। आप देख सकते हो कि पार्टियां सिर्फ उपयोगी नहीं हैं, वे लोकतंत्र का असली इंजन हैं। सर्वे बताते हैं कि किसी राजनीतिक दल के सदस्य होने वाले भारतीयों की संख्या वास्तव में कनाडा, जापान या स्पेन जैसे कई अमीर देशों से ज़्यादा है और पिछले 30 सालों में यह संख्या बढ़ रही है। किसी पार्टी से करीब महसूस करने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो यह एक उलझा हुआ रिश्ता है। हम आलोचना करने में तेज़ हैं, लेकिन हम हिस्सा लेने में भी तेज़ हैं। हो सकता है कि हम उन पर हमेशा भरोसा न करें, लेकिन हम जानते हैं कि वे हमारी सरकार का एक ज़रूरी हिस्सा हैं और यही गहरा सक्रिय जुड़ाव हमारे भारतीय लोकतंत्र को इतना शोरगुल वाला, इतना उथल पुथल भरा और इतना शानदार बनाता है। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में आपके पास सिर्फ एक ही तरह की टीम नहीं हो सकती है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था एक संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम है। ये कहने का एक शानदार तरीका है कि सत्ता दिल्ली में केंद्र और हमारी राज्य सरकारों के बीच बंटी हुई है। इसलिए हमारे पास दो मुख्य तरह के राजनीतिक दल हैं। इसे क्रिकेट की तरह समझो। आपके पास राज्य स्तरीय दल, स्टेट पार्टीज हैं जो शानदार रणजी ट्रॉफी टीमों की तरह हैं, अपने ही राज्य में सुपर स्ट्रॉन्ग और लोकप्रिय। और फिर आपके पास राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टीज बने हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की तरह हैं, जिनकी मौजूदगी और खिलाड़ी पूरे देश से हैं। ये राष्ट्रीय दल देश भर के बड़े खिलाड़ी हैं। उनकी राज्य की टीमें अलग अलग परिस्थितियों में खेल सकती हैं, लेकिन वे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा तय किए गए एक ही गेम प्लान का पालन करती हैं। अब इस पूरे खेल को निष्पक्ष और व्यवस्थित कौन रखता है? ये काम चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ईसी का है। चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र का मुख्य अंपायर है। हर एक पार्टी को चुनाव आयोग के पास रजिस्टर करवाना होता है और चुनाव आयोग बड़ी और स्थापित पार्टियों को कुछ विशेष लाभ देता है। यह सोशल मीडिया पर वेरीफाइड ब्लू टिक मिलने जैसा है। इन मान्यता प्राप्त पार्टियों को एक चुनाव चिन्ह मिलता है, जैसे हाथ, कमल या हाथी, जिसका उपयोग केवल उनके आधिकारिक उम्मीदवार ही कर सकते हैं। इससे हम मतदाताओं को आसानी से उस टीम की पहचान करने में मदद मिलती है जिसे हम वोट देना चाहते हैं। तो कोई पार्टी रणजी टीम से राष्ट्रीय टीम के स्तर तक कैसे पहुंचती है? उन्हें चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित एक चुनौती पूरी करनी होती है। एक मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल बनने के लिए एक टीम को राज्य के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% प्राप्त करना होता है और कम से कम 2 सीटें जीतनी होती हैं। एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल बनने के लिए एक टीम को लोकसभा चुनाव में या 4 अलग अलग राज्यों के चुनावों में
कम से कम 6% वोट प्राप्त करने होते हैं और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतनी होती हैं। 2023 तक हमारे पास 6 टीमें हैं जिन्होंने इस चुनौती को पूरा किया है और राष्ट्रीय दल का खिताब हासिल किया है। आम आदमी पार्टी AAP, बहुजन समाज पार्टी BSP, भारतीय जनता पार्टी BJP, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP। चलो इन 6 बड़ी टीमों से मिलते हैं। 1. आम आदमी पार्टी AAP। नया दावेदार हाल ही में 2012 में बनी, जो एक बड़े भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से पैदा हुई। मुख्य विचार: आम आदमी के लिए एक स्वच्छ, जवाबदेह और पारदर्शी सरकार। मजबूत पकड़ वर्तमान में दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही है। राष्ट्रीय स्कोर कार्ड 2019 लोकसभा की एक सीट जीती। दूसरे बहुजन समाज पार्टी BSP। शोषितों की आवाज़ 1984 में कांशीराम द्वारा बहुजन समाज, दलितों, आदिवासियों, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए बनाई गई। मुख्य विचार: बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे नेताओं से प्रेरित वे शोषित लोगों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। मजबूत पकड़ मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है और आसपास के राज्यों में भी मजबूत उपस्थिति है। राष्ट्रीय स्कोर कार्ड 2019 लगभग 3.6% वोट के साथ 10 लोकसभा सीटें जीतीं। 3 भारतीय जनता पार्टी BJP। सांस्कृतिक राष्ट्रवादी 1980 में पुराने भारतीय जनसंघ से बनी, जिसे 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू किया था। BJP दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के विचारों से प्रेरणा लेती है। मुख्य विचार: भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरित एक मजबूत आधुनिक भारत का निर्माण करना। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व उनके दृष्टिकोण का एक मुख्य हिस्सा है। मजबूत पकड़ अपने उत्तर और पश्चिम भारत के आधार से बढ़कर एक अखिल भारतीय पार्टी बन गई। राष्ट्रीय स्कोर कार्ड 2019 303 सीटों के विशाल बहुमत के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। वर्तमान में NDA सरकार का नेतृत्व कर रही है। यह एक मज़ेदार सवाल है। एक लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह असल में एक राजनीतिक दल बनाने के लिए आज़ाद है। ये एक मौलिक अधिकार है। इसी वजह से हर देश में बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक दल होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के पास 750 से ज़्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। लेकिन राजनीति में चुनाव जीतने के खेल में कुछ ही पार्टियां गंभीर खिलाड़ी होती हैं। तो एक लोकतंत्र के लिए कितनी मुख्य पार्टियां अच्छी हैं? चलो दुनिया भर के 3 मुख्य मॉडल देखते हैं: एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था, द वन पार्टी सिस्टम्स। कुछ देशों में जैसे चीन में सिर्फ एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, को सरकार चलाने की इजाज़त है। 100 मीटर की दौड़ की कल्पना करो जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति को दौड़ने की इजाज़त हो। क्या इसे दौड़ कह भी सकते हैं? क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। एक असली लोकतंत्र में मुकाबला होना ही चाहिए, उसमें विकल्प होने चाहिए। इसलिए इस एक दलीय व्यवस्था को बिल्कुल भी एक लोकतांत्रिक विकल्प नहीं माना जाता है। 2 दलीय व्यवस्था, द 2 पार्टी सिस्टम्स। फिर ऐसे देश आते हैं जहां सत्ता एक गेम सीसॉ की तरह होती है, जो आमतौर पर 2 मुख्य पार्टियों के बीच झूलती रहती है। अमेरिका या ब्रिटेन के बारे में सोचो। अन्य छोटी पार्टियां भी होती हैं, लेकिन फाइनल मैच लगभग हमेशा 2 बड़ी टीमों के बीच होता है। साल दर साल ट्रॉफी के लिए वे ही 2 मुख्य दावेदार होते हैं। ये 2 दलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था, द मल्टी पार्टी सिस्टम्स। और फिर भारत जैसी व्यवस्था है। यह बहुदलीय व्यवस्था है जहां कई प्रमुख पार्टियां सत्ता के लिए मुकाबला करती हैं। यह सिर्फ 1 या 2 नहीं है, कई पार्टियों के पास जीतने का असली मौका होता है। अक्सर किसी एक पार्टी को अकेले शासन करने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं मिलती हैं, तो वे क्या करते हैं?
वे टीमों की एक टीम बना लेते हैं। इसे गठबंधन सरकार, कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। भारत में आपने शायद एनडीए या यूपीए जैसे गठबंधनों के बारे में सुना होगा। ये गठबंधन के ही उदाहरण हैं। अब एक बहुदलीय व्यवस्था कभी कभी थोड़ी अस्त व्यस्त लग सकती है, जैसे स्कूल की कोई कमेटी, जहां हर किसी का एक अलग विचार हो। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह हमारे देश के इतने सारे अलग अलग हिस्सों की अलग अलग आवाज़ों को सरकार में सुने जाने का मौका देती है। सबसे अच्छी कौन सी व्यवस्था है? यह एक मुश्किल सवाल है। इसका सबसे अच्छा जवाब यह है कि यह ऐसा सवाल ही नहीं है जिसका हम वास्तव में जवाब दे सकें। कोई देश अपनी पार्टी प्रणाली को वैसे नहीं चुनता जैसे आप आइसक्रीम का फ्लेवर चुनते हो। एक दलीय व्यवस्था कई कई सालों में विकसित होती है। ये देश के इतिहास, उसके लोगों और उसकी अनूठी चुनौतियों पर निर्भर करती है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था होने का एक बहुत ही सुंदर कारण है हमारी अविश्वसनीय विविधता, यानी इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी। भारत एक विशाल देश है, अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों और क्षेत्रों वाला। सिर्फ एक या दो पार्टियां सभी का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकती हैं? ये असंभव है। भारत जैसे विविध देश को एक ग्रैंड इंडियन थाली की ज़रूरत है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग पकवान और स्वाद हों, ताकि हर किसी को लगे कि उसका प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो कोई एक आदर्श व्यवस्था या उत्तर नहीं है जो सभी देशों और सभी स्थितियों के लिए काम करे। हर व्यवस्था की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं, जो उसके अपने देश के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती हैं। चलो उस बारे में बात करते हैं जो आप हर समय सुनते हो। चाय की दुकान पर, परिवार के साथ खाने पर लोग राजनीतिक दलों के बारे में शिकायत करते हैं, है ना? ये सिर्फ चुनाव के दौरान ही दिखाई देते हैं। ये अपने वादे कभी पूरे नहीं करते। हम में से कई लोगों के लिए राजनीतिक दल हर जगह हैं। हम उनके झंडे देखते हैं, उनके नारे सुनते हैं। बहुत से लोगों के लिए तो लोकतंत्र शब्द का मतलब ही राजनीतिक दल है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम सभी उनसे प्यार करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं? चलो कुछ बड़े सर्वे के नतीजों को देखते हैं। भारत और पूरे दक्षिण एशिया में लोग अक्सर पार्टियों की बहुत बातें करते हैं। बहुत ज़्यादा भरोसा करने वालों की तुलना में बहुत कम भरोसा करने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा है। और यह सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा ही चलन है। दुनिया भर में राजनीतिक दल उन समूहों में से हैं जिन पर सबसे कम भरोसा किया जाता है। लेकिन रुको, यहीं पर कहानी में एक सुपर दिलचस्प, बहुत ही भारतीय मोड़ आता है। भले ही हम उनके बारे में शिकायत करते हों, लेकिन राजनीतिक दलों के साथ हमारा जुड़ाव असल में बहुत मजबूत है। इसे अपने परिवार के रिश्तेदारों की तरह समझो। आप कभी कभी अपने चाचा या चाची के बारे में शिकायत कर सकते हो, है ना? लेकिन जब परिवार में कोई बड़ी शादी होती है तो हर कोई आता है, हर कोई मदद करता है, हर कोई हिस्सा लेता है। राजनीतिक दलों के साथ हमारा रिश्ता कुछ ऐसा ही है। 4. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, CPIM। राजनीतिक विचारधारा। 1964 में ज्योति बसु द्वारा स्थापित ये पार्टी मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास करती है। मुख्य विचार समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करती है। वे अक्सर उन नीतियों की आलोचना करते हैं जो बहुत अधिक विदेशी कॉरपोरेट नियंत्रण की अनुमति देती हैं और श्रमिकों और किसानों की रक्षा करना चाहते हैं। मजबूत पकड़। पारंपरिक रूप से पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में मजबूत समर्थन है। राष्ट्रीय स्कोर कार्ड 2019, 3 लोकसभा सीटें जीतीं। 5वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। सबसे पुरानी पार्टी, दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक, जिसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी ने की थी। मुख्य विचार एक मध्यम मार्गी पार्टी, जिसका अर्थ है कि वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। वे धर्मनिरपेक्षता और कमज़ोर वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए खड़े हैं।
वे आर्थिक सुधारों का समर्थन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि गरीब पीछे न छूट जाएं। मजबूत पकड़ ऐतिहासिक रूप से एक प्रमुख शक्ति रही है और आज भी पूरे देश में इसकी उपस्थिति है। राष्ट्रीय स्कोर कार्ड 2019 लगभग 19.5% वोटों के साथ 52 सीटें जीतीं। छठा, नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) पूर्वोत्तर की आवाज़ 2013 में POA संगमा के नेतृत्व में बनी। इसे पूर्वोत्तर भारत से राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पहली पार्टी होने का विशेष गौरव प्राप्त है। मुख्य विचार: भारत की विविधता का जश्न मनाने में विश्वास करती है और विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर की अनूठी विकास आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करती है। मजबूत पकड़ वर्तमान में मेघालय में सरकार का नेतृत्व कर रही है और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौजूद है। राष्ट्रीय स्कोर कार्ड 2019 एक लोकसभा सीट जीती। ये हैं भारत के राष्ट्रीय मैदान के बड़े खिलाड़ी, जिनमें से हर एक का अपना इतिहास, अपने विचार और हमारे देश के भविष्य के लिए अपना एक दृष्टिकोण है। हम अपनी राजनीति के बड़े राष्ट्रीय दलों से मिल चुके हैं, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। अब चलो सुपर पॉपुलर राज्य स्तरीय दलों स्टेट पार्टीज के बारे में बात करते हैं। इन्हें भारतीय राजनीति की IPL टीमें समझो। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई का दिल है या मुंबई इंडियंस मुंबई का गौरव है, वैसे ही ये दल अपने गृह राज्यों के चैंपियन हैं। इन्हें अक्सर क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है। इनमें से कुछ पार्टियां, जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी, बड़े राष्ट्रीय स्तर के सपने देखती हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां गर्व से और पूरी तरह से अपने राज्य की अनूठी संस्कृति और पहचान पर ध्यान केंद्रित करती हैं। जैसे बीजू जनता दल उड़ीसा के लिए लड़ रहा है या मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम के हितों की रक्षा कर रहा है। वे अपने क्षेत्र की आवाज़ है। और बड़ी कहानी यह है, पिछले 30 सालों में ये क्षेत्रीय दल अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गए हैं। असल में कई सालों तक कोई भी एक राष्ट्रीय दल अकेले लोकसभा चुनाव नहीं जीत सका। तो उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें टीम बनानी पड़ी। राष्ट्रीय दलों को सरकार बनाने के लिए इन शक्तिशाली राज्य स्तरीय दलों के साथ गठबंधन करना पड़ा। 1996 से लगभग हर राज्य स्तरीय दल किसी न किसी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा रहा है और यह हमारे लोकतंत्र के लिए अद्भुत है। इसका मतलब है कि तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना और त्रिपुरा तक हर एक राज्य की आवाज़, ज़रूरतें और सपने दिल्ली की संसद में ज़ोर शोर से सुने जाते हैं। ये हमारे देश के लोकतंत्र को ये सुनिश्चित करके मजबूत बनाता है कि हर किसी की आवाज़ मायने रखती है। अब हमने देखा है कि पार्टियां कितनी ज़रूरी हैं। वे हमारे लोकतंत्र का इंजन हैं, लेकिन किसी भी इंजन की तरह कभी कभी उनमें भी समस्याएं आ जाती हैं। क्योंकि पार्टियां लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला चेहरा है, हम अक्सर हर गलत चीज़ के लिए उन्हें ही दोषी ठहराते हैं। और यह सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये एक ऐसी भावना है जो दुनिया भर के लोगों में है। लोकतंत्र के सच्चे चैंपियन बनने के लिए हमारे राजनीतिक दलों को 4 बड़ी चुनौतियों का सामना करना और उन्हें हराना होगा। चुनौती नंबर 1, पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी कल्पना करो कि आपके स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल को हर साल बिना छात्रों के किसी वोट के प्रिंसिपल द्वारा चुना जाता था। क्या होता अगर सारे फैसले एक गुप्त बैठक में लिए जाते और आपको कभी पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है? यही पहली बड़ी चुनौती है। अक्सर राजनीतिक दलों में सारी शक्ति सिर्फ कुछ शीर्ष नेताओं के पास होती है। वे नियमित रूप से आंतरिक चुनाव नहीं कराते, इसलिए एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता की बड़े फैसलों में कोई वास्तविक भूमिका नहीं होती। पार्टी के विचारों के प्रति वफादारी से ज़्यादा एक नेता के प्रति वफादारी ज़रूरी हो जाती है। यह टीम के अंदर बहुत लोकतांत्रिक नहीं है, है ना? चुनौती नंबर 2, पारिवारिक गद्दी, वंशवादी उत्तराधिकार। यह चुनौती पहली वाली का ही सीधा नतीजा है। जब कोई निष्पक्ष आंतरिक चुनाव नहीं होते
तो आपको क्या लगता है कि बड़े या शीर्ष नेता किसे बढ़ावा देंगे? अपने करीबी लोगों को, और अक्सर अपने ही परिवार के सदस्यों को। कई पार्टियों में शीर्ष पद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को एक पारिवारिक व्यवसाय की तरह सौंप दिए जाते हैं। कल्पना करो कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान हमेशा पिछले कप्तान का बेटा होता, चाहे वह सबसे अच्छा खिलाड़ी हो या न हो। ये अन्य प्रतिभाशाली सदस्यों के लिए सही नहीं है और लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि लोगों को वास्तविक अनुभव या समर्थन के बिना शक्तिशाली पद मिल सकते हैं। चुनौती नंबर 3, पैसे और ताकत का खेल। हर पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन कभी-कभी वे शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी खेल में धोखा देना। ये तीसरी चुनौती है। पार्टियां अक्सर ऐसे उम्मीदवारों को चुनती हैं जो ईमानदार या होशियार नहीं, बल्कि जिनके पास बहुत पैसा होता है या जो बहुत पैसा जुटा सकते हैं। कभी-कभी वे जीतने के लिए अपराधियों या स्थानीय गुंडों का भी समर्थन लेते हैं। जब बड़ी कंपनियां और अमीर लोग पार्टियों को फंड देते हैं, तो वे सरकार के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। यह अंपायर को रिश्वत देने जैसा है। यह आम नागरिक के लिए पूरे खेल को अनुचित बना देता है। चुनौती नंबर 4, सार्थक विकल्प की कमी। एक आइसक्रीम की दुकान पर जाने की कल्पना करो, जहां 10 अलग-अलग टब हैं। उनके नाम हैं क्लासिक क्रीम, रॉयल डिलाइट, सुपर स्वेल और फ्रेंच वनीला। लेकिन जब आप उन्हें छकते हो तो उन सभी का स्वाद बिल्कुल वनीला जैसा होता है। मतदाताओं को कभी-कभी ऐसा ही महसूस होता है। विभिन्न दलों के विचार और नीतियां इतनी समान हो गई हैं, खासकर बड़े आर्थिक मुद्दों पर, कि ऐसा लगता है कि कोई वास्तविक विकल्प ही नहीं है। इससे भी बदतर, वही नेता अक्सर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कूदते रहते हैं। इससे आपको यह महसूस हो सकता है कि आपके वोट से वास्तव में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है। मेरे दोस्त, ये गंभीर चुनौतियां हैं, लेकिन उन पर प्रकाश डालना और उन्हें समझना पहला शक्तिशाली कदम है जो हम भविष्य के लिए अपने राजनीतिक दलों और अपने लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाने में मदद करने के लिए उठा सकते हैं। ठीक है, हमने 4 बड़ी चुनौतियां देखी हैं। तो लाख टके का सवाल यह है, हम इन समस्याओं को कैसे ठीक करें? हम अपने राजनीतिक दलों को बेहतर बनने में कैसे मदद करें? ये एक मुश्किल पहेली है। जरा सोचो, एक लोकतंत्र में जिन लोगों को बदलने की जरूरत है, यानी पार्टी के नेता, वही लोग हैं जिन्हें बदलाव के लिए नियम बनाने हैं। अगर वे सुधार नहीं करना चाहते तो उन्हें कौन मजबूर कर सकता है? लेकिन चिंता मत करो, यह एक नामुमकिन पहेली नहीं है। भारत में ही राजनीतिक दलों और उनके नेताओं में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास और सुझाव दिए गए हैं। एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से दल बदल को रोकना। कई चुने हुए प्रतिनिधि, विधायक और सांसद चुनाव जीतने के बाद पार्टियां बदल लेते थे। वे अक्सर मंत्री बनने या पैसे के लालच में ऐसा करते थे। पार्टी की निष्ठा बदलने के इस काम को दल बदल, डिफेक्शन कहते हैं। समाधान, इसे रोकने के लिए हमारे संविधान में संशोधन किया गया। अब कानून कहता है कि अगर कोई विधायक या सांसद पार्टी बदलता है तो वह विधानमंडल में अपनी सीट खो देगा। इस नए कानून ने सफलतापूर्वक दल बदल को कम किया है। नकारात्मक पक्ष, हालांकि इससे मदद मिली, लेकिन इस कानून ने सदस्यों के लिए अपनी ही पार्टी के भीतर किसी भी असहमति, डिसेंट को व्यक्त करना भी मुश्किल बना दिया है। अब सांसदों और विधायकों को ज़्यादातर वही मानना पड़ता है जो उनके पार्टी नेता तय करते हैं। धन और आपराधिक प्रभाव को कम करना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। समस्या, हमने पैसे और बाहुबल की बढ़ती भूमिका और कैसे पार्टियां आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को नामांकित कर सकती हैं के बारे में बात की थी। समाधान, सुप्रीम कोर्ट ने इससे निपटने के लिए एक आदेश पारित किया। अब चुनाव में खड़े होने वाले हर उम्मीदवार के लिए एक शपथ पत्र, एफिडेविट, दाखिल करना अनिवार्य है। शपथ पत्र एक हस्ताक्षरित दस्तावेज है जो एक अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में शपथ लेकर बयान देता है। इस शपथ पत्र में उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति
और उनके खिलाफ लंबित किसी भी आपराधिक मामले का पूरा विवरण देना होता है। परिणाम: इस नई प्रणाली ने जनता के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। हालांकि अभी तक यह जांचने के लिए कोई प्रणाली नहीं है कि उम्मीदवारों द्वारा दी गई सभी जानकारी वास्तव में सच है या नहीं, और यह अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि इस कदम ने वास्तव में राजनीति में अमीर लोगों और अपराधियों के प्रभाव को कम किया है या नहीं। 3. पार्टियों को आंतरिक रूप से अधिक लोकतांत्रिक बनाना। चुनाव आयोग का आदेश। समस्या: हम पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी के बारे में जानते हैं, जहां नेता सत्ता को केंद्रित करते हैं और नियमित आंतरिक चुनाव नहीं कराते हैं। समाधान: चुनाव आयोग ने एक आदेश पारित किया जिससे राजनीतिक दलों के लिए नियमित रूप से अपने संगठनात्मक चुनाव कराना और अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक हो गया। परिणाम: पार्टियों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है, लेकिन कभी कभी यह सिर्फ एक औपचारिकता होती है, जिसका अर्थ है कि वे इसे अपने काम करने के तरीके को वास्तव में बदले बिना करते हैं। इसलिए यह अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि इस कदम से राजनीतिक दलों के भीतर बहुत अधिक आंतरिक लोकतंत्र आया है या नहीं। इन प्रयासों के अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए कई अन्य सुझाव भी दिए गए हैं, भले ही उन्हें अभी तक पार्टियों ने स्वीकार नहीं किया है। पार्टियों के लिए एक नियम पुस्तिका, एक उचित कानून बनाने का सुझाव जो पार्टियों को अधिक संगठित होने के लिए मजबूर करे। उन्हें सदस्यों की एक उचित सूची बनाए रखनी होगी और अपने शीर्ष नेताओं के लिए खुले निष्पक्ष चुनाव कराने होंगे। महिलाओं को और अधिक शक्ति: यह एक बड़ा सुझाव है। पार्टियों के लिए कम से कम 1/3 चुनाव टिकट महिला उम्मीदवारों को देना अनिवार्य करने का सुझाव। ये सुनिश्चित करेगा कि हमारी आधी आबादी की आवाज़ हमारी संसद और विधानसभाओं में ठीक से सुनी जाए। चुनावों के लिए सरकारी मदद: सरकार द्वारा पार्टियों को उनके चुनाव अभियानों के लिए कुछ पैसे या संसाधन जैसे पेट्रोल या पोस्टर पेपर देने का एक विचार। ये ऐसा होगा जैसे अंपायर सभी टीमों को कुछ बुनियादी उपकरण दे रहा है ताकि उन्हें केवल अमीर प्रायोजकों पर निर्भर न रहना पड़े। ये खेल को और भी निष्पक्ष बना सकता है। ये सभी शानदार विचार हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि दो समाधान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं और वे दोनों आपसे जुड़े हैं। सुपर पावर नंबर 1: आपकी आवाज़ की ताकत। आप और आपके जैसे लाखों आम नागरिक अपार शक्ति रखते हो। खुद को एक विशाल स्टेडियम में बैठी भीड़ की तरह समझो। अगर कोई खिलाड़ी धोखा देता है तो भीड़ शोर मचाती है और निष्पक्ष खेल के लिए खड़े होकर तालियां बजाती है, तो टीम को सुनना ही पड़ता है। याचिकाएं दायर करके, सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाकर, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित करके और अच्छी पत्रकारिता का समर्थन करके आप राजनीतिक दलों पर दबाव डाल सकते हो। जब उन्हें लगेगा कि वे आपका समर्थन खो सकते हैं, तो वे सुधारों को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपकी आवाज़ जब दूसरों के साथ जुड़ जाती है तो एक ऐसी दहाड़ बन जाती है जिसे वे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सुपर पावर नंबर 2: आपके एक्शन की ताकत। यह बदलाव लाने का सबसे सीधा तरीका है। आप सिर्फ फुटपाथ से चिल्लाकर एक कार को ठीक नहीं कर सकते। इसे वास्तव में ठीक करने के लिए आपको एक मैकेनिक बनने के लिए तैयार रहना होगा। राजनीति के साथ भी ऐसा ही है। सिर्फ बाहर से इसकी आलोचना करके राजनीति को ठीक करना बहुत मुश्किल है। एक राजनीतिक दल को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अच्छे लोग जो बदलाव चाहते हैं, आपके जैसे लोग उनमें शामिल हों। अपने विचारों, अपनी ऊर्जा और अपनी ईमानदारी को सिस्टम के अंदर लाओ। मेरे दोस्त, ये याद रखना, खराब राजनीति की समस्या को केवल और ज़्यादा और बेहतर राजनीति से ही हल किया जा सकता है। आपकी भागीदारी ही समाधान है। वाह, आज हमने क्या शानदार सफ़र तय किया है। हमने यह देखकर शुरुआत की कि राजनीतिक दलों के बिना एक देश कैसा होगा। हमने उनके साथ अद्भुत सुपर पावर
चुनाव लड़ने से लेकर सरकार बनाने और हमारा पुल बनने तक की बात की। हमने देखा कि कैसे भारत की अविश्वसनीय विविधता ने हमें हमारी अपनी बहुदलीय ग्रैंड थाली व्यवस्था दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने बड़ी चुनौतियों का सीधे सामना किया और उन रोमांचक तरीकों को देखा जिनसे हम अपनी पार्टियों को बेहतर बना सकते हैं। हमने सीखा कि बदलाव लाने की असली ताकत हम लोगों के पास है। तो अगली बार जब आप किसी कार पर पार्टी का झंडा देखो या टीवी पर किसी नेता का भाषण सुनो तो आप एक्सपर्ट होंगे। आपको ठीक ठीक पता होगा कि क्या हो रहा है, और कौन जानता है, शायद एक दिन आप सिर्फ एक एक्सपर्ट ही नहीं होंगे, आप ही वह व्यक्ति होंगे जो बदलाव का नेतृत्व कर रहा है। Got any questions? Ask in the comments below. We are here to help. Subscribe for more. And let's keep learning together. That's a wrap. Now go out there and amaze the world with what you've learned. See you in the next one.